हेलो एवरीवन, वेलकम टू ज्ञानदीप क्लासेस। आज हम लोग केमिस्ट्री का सेकंड चैप्टर स्टार्ट करने वाले, जो कि बोर्ड पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट है। इस चैप्टर को हम लोग 30 मिनट्स में रिवाइज करने का कोशिश करेंगे। काफ़ी इंपॉर्टेंट चैप्टर है। कुछ ऐसे कॉन्सेप्ट इसमें है जिसको समझना काफ़ी इंपॉर्टेंट है, ठीक है। उससे क्वेश्चन अच्छे से खासे पूछे जाते हैं। ये सेकंड चैप्टर है। इससे पहले दोनों बैच में कार्बन और कंपाउंड को पढ़ा दिया गया है, जो कि 2 पार्ट में है। आपको उस वीडियो को अच्छे से देख लेना चाहिए, ठीक है। उसके बाद ये वीडियो आप देखिएगा, आपको अच्छे से समझ में आएगा हर चीज़। हालांकि दोनों चैप्टर अनरिलेटेड है, लेकिन आप देख लीजिएगा तो आपका रिवीजन बेहतर होगा, ठीक है। चलिए स्टार्ट करते हैं मेटल एंड नॉन मेटल चैप्टर को। पहले समझिएगा कि एलिमेंट क्या होता है। तो नेचर में कोई भी ऐसा सब्सटेंस मिलने वाला जिसका एटम सिर्फ एक तरीके का हो, ठीक है। एक तरीके का मतलब कि वो एक जैसा एटम हो, सारा का सारा एटम यूनिक हो और सबका एटम एक जैसे हो। जैसे मान लीजिए अगर सोडियम का एटम मानते हैं, जैसे मान लीजिए कि सोडियम का एटम लेते हैं और अल्युमिनियम का एटम लेते हैं, तो सोडियम का एटम बिल्कुल अलग होगा और अल्युमिनियम का एटम क्या होगा, बिल्कुल अलग होगा। दोनों का एटम क्या होगा, बिल्कुल अलग अलग होगा, ठीक है। आई होप ये समझ में आ गया होगा। एटम एलिमेंट क्या होता है, ऐसा सब्सटेंस जिसका सारा का सारा एटम एक जैसा हो, या फिर उसका जो प्रॉपर्टी हो वो एक बिल्कुल अलग हो, ठीक है। जैसे मान लीजिए कार्बन का जो एटम होगा ऑक्सीजन के एटम्स के प्रॉपर्टी से अलग होगा। उसको अगर कार्बन एलिमेंट को पकड़ते हैं तो उसमें सिर्फ और सिर्फ जो एटम होगा किसका होगा, कार्बन का होगा। उसमें ऑक्सीजन का या हाइड्रोजन का या और किसी एलिमेंट का नहीं होगा, ठीक है। आई होप ये चीज़ समझ में आ गया होगा कि एलिमेंट क्या होता है। अब समझिएगा मेटल क्या होता है, ठीक है। पहले समझिएगा कि पीरियोडिक टेबल में बेसिकली 3 तरह का एलिमेंट्स पाया जाता है, ठीक है। एक होता है मेटल, एक होता है नॉन मेटल और एक होता है मेटलाइट्स होता है, ठीक है। कुछ चीज़ को हम लोग क्या कहते हैं, मेटल में रखते हैं, कुछ चीज़ों को नॉन मेटल में रखते हैं, और जो अलग अलग प्रॉपर्टी शो करता है और इन दोनों के बीच का जो प्रॉपर्टी शो करता है उसको हम लोग किस में रखते हैं, मेटलाइट्स में रखते हैं। आई होप ये चीज़ आपको क्लियर होगा। हम आपको बताते हैं कि मेटल्स किसको कहते हैं। जैसे समझिएगा कोई ऐसा प्रॉपर्टी या कोई ऐसा सब्सटेंस, जैसे हम मान लीजिए कि Na लेते हैं, ठीक है। कोई ऐसा सब्सटेंस अगर हमको चेक करना है कि Na क्या है, ये मेटल है कि नॉन मेटल है, तो इसको चेक कैसे करते हैं समझिएगा। पहले सबसे पहले तो क्या होता है कि कोई भी एलिमेंट है उसका हम लोग क्या रखते हैं, एटॉमिक नंबर देखते हैं, ठीक है। तो एटॉमिक नंबर Na का कितना होता है, 11 होता है। फिर क्या करते हैं, इसका इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन करते हैं, 281 करते हैं। ये क्या है, 281 इसका इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन है, ठीक है। अब समझिएगा कि लास्ट का जो इलेक्ट्रॉन होता है, ठीक है, जो लास्ट का जो वैलेंस शेल होता है, ठीक है, उसमें जो होने वाला इलेक्ट्रॉन होता है उसको हम लोग क्या बोलते हैं, वैलेंस इलेक्ट्रॉन बोलते हैं। तो जो सोडियम है उसका वैलेंस इलेक्ट्रॉन कितना है, 1 है, और इसका जो वैलेंसी है वो भी कितना है, 1 है। यानी वैलेंस इलेक्ट्रॉन 1 और वैलेंसी इसका 1 और वैलेंस इलेक्ट्रॉन भी इसका 1 है। यानी समझ लीजिए कि सोडियम चाहे तो अपना 1 इलेक्ट्रॉन आसानी से लूज कर सकता है। और लूज क्यों करना चाहता है, पहले समझिएगा कि एलिमेंट का कुछ रूल होता है, और रूल ये होता है कि हर एलिमेंट अपने लास्ट वाले ऑर्बिट में 8 इलेक्ट्रॉन रखना चाहता है, जिसको हम लोग क्या बोलते हैं, ऑक्टेट बोलते हैं। क्या बोलते हैं, ये ऑक्टेट बोलते हैं। चाहे वो इलेक्ट्रॉन लेकर आए या फिर इलेक्ट्रॉन देकर हो, ठीक है। मान लीजिए कि अगर ऐसा करते हैं कि 281, अगर इस इलेक्ट्रॉन को हटा देते हैं तो सोडियम क्या हो जाएगा, 28 हो जाएगा, और सोडियम कैसा बन जाएगा, नियोन जैसा बन जाएगा। और नेचर में जो पीरियोडिक टेबल में और नेचर में जो नोबेल गैस होता है, जैसे नियोन हो गया, आर्गन हो गया, क्रिप्टॉन हो गया, ये सब क्या होता है, अस्टेबल होता है। क्या होता है, अस्टेबल हम लोग मानते हैं। तो इसके जैसा कन्फिग्रेशन पा लेता है तो उसको हम लोग क्या बोलते हैं, अस्टेबल मानते हैं। तो अब समझिएगा कि मान लीजिए, देखिए ऐसे इसको आपको हम बताते हैं कि अब ये जो एलिमेंट है वो क्या चाहता है कि 1 इलेक्ट्रॉन लूज कर दे। जब 1 इलेक्ट्रॉन लूज करना चाहेगा तो इस पर क्या आ जाएगा, Na पॉजिटिव चार्ज आएगा। अब देखिएगा पॉजिटिव चार्ज कैसे आया, देखिए समझिए। प्रोटॉन का संख्या है इसमें 11 और इलेक्ट्रॉन का संख्या शुरू में कितना है, 11 है, ठीक है। अभी इसमें कितना समझ लिए कि 11 पॉजिटिव चार्ज है और इस पर कितना है, निगेटिव चार्ज कितना है, 11 है, ठीक है। ऐसे समझ लीजिए, मान लीजिए, ठीक है। तो अगर इसमें से एक निगेटिव चार्ज हटा देते हैं तो पॉजिटिव चार्ज कितना हो जाएगा, ये 11 रहेगा, और निगेटिव चार्ज कितना हो जाएगा, 10 हो जाएगा। तो इस मामले में इस पे क्या हो जाएगा, पॉजिटिव चार्ज बढ़ जाएगा। यानी कि प्रोटॉन का जो शक्ति है, उसका जो स्ट्रेंथ है, उसका जो इंटेंसिटी है, वो क्या हो जाएगा, बढ़ जाएगा। तो इस कारण क्या होता है, सोडियम पे क्या आता है, पॉजिटिव चार्ज आता है। यानी अब समझिएगा, कोई भी ऐसा सब्सटेंस जो अपना इलेक्ट्रॉन लूज करता है और लूज करके अपने ऊपर पॉजिटिव चार्ज लाता है, उसको हम लोग क्या बोलते हैं, मेटल बोलते हैं, ठीक है। आई होप ये समझ में आएगा। जैसे कि एक और एग्जांपल लेते हैं आपके लिए। जैसे समझिएगा कि मान लीजिए कि हम चेक करना चाहते हैं कि मैग्नीशियम जो है वो क्या है, मेटल है या नॉन मेटल है। तो इसको चेक कैसे करेंगे, देखिएगा। आपको ये बताना है कि सबसे पहले इसका एटॉमिक नंबर कितना है, 12 है। अगर 12 है तो इसका कन्फिग्रेशन क्या होगा, 282 होगा। इतना समझ में आ रहा है, ठीक है। अब क्या चाहता है कि देखिए समझिए कि अगर इसको 6 इलेक्ट्रॉन कहीं से मिल जाए तो क्या हो जाएगा, 288 हो जाएगा, ठीक है।
अब समझिएगा, या तो फिर ये क्या चाहता है कि 2 इलेक्ट्रॉन अगर लूज कर दे तो क्या हो जाएगा 2-8 हो जाएगा। अब समझिएगा कि 2-8-8 क्यों नहीं बना सकता और 2-8-8 क्यों बना सकता है, इसको समझिएगा ध्यान से कि अगर ये 6 इलेक्ट्रॉन कहीं से मंगा लेता है, ठीक है, कुछ ऐसा एलिमेंट मिल जाए इसको कि 6 इलेक्ट्रॉन देने के लिए तैयार हो जाए, ठीक है, तो क्या ये 6 इलेक्ट्रॉन रख पाएगा कि नहीं रख पाएगा, ये भी एक सवाल है, ठीक है। तो अब समझिएगा कि अगर 6 इलेक्ट्रॉन रखता है तो उसका प्रोटॉन अभी कितना है 12 है, और अगर ये 6 इलेक्ट्रॉन ले लेता है, अभी इलेक्ट्रॉन शुरू में कितना था 12 इलेक्ट्रॉन है, ठीक है, अगर 6 इलेक्ट्रॉन किसी से ले लेता है तो टोटल कितना हो जाएगा 18 हो जाएगा, और 18 इलेक्ट्रॉन को 12 प्रोटॉन संभाल नहीं सकता, क्योंकि जो चार्ज का जो बैलेंस है E/m जो रेशियो होता है वो काफी थोड़ा डिस्टर्ब हो जाएगा, ठीक है। तो उस कारण क्या हो सकता है कि 12 प्रोटॉन मिलके 18 इलेक्ट्रॉन को आसानी से संभाल नहीं सकता है, ठीक है, इसीलिए ये 6 जो इलेक्ट्रॉन है वो किसी से ले नहीं सकता है। इसके पास दूसरा ऑप्शन क्या है, दूसरा ऑप्शन ये है कि ये क्या कर सकता है कि 2 इलेक्ट्रॉन लूज कर दे और लूज करके क्या करे Mg2 पॉजिटिव बना ले, यानी कि क्या हो जाएगा इसका 2 इलेक्ट्रॉन जब पार हो जाएगा तो कैसा बन जाएगा 2-8 बन जाएगा। जब 2-8 बन जाएगा तो किसका जैसा बन जाएगा, ये नियोन जैसा बन जाएगा। आई होप कि समझ में आ गया होगा कि मेटल क्या कहते हैं। कोई भी एलिमेंट जो 1, 2, 3 इलेक्ट्रॉन अपना लूज करके अपने ऊपर पॉजिटिव चार्ज लिया है उसको हम लोग क्या बोलते हैं, मेटल बोलते हैं। एक चीज और समझिएगा, ठीक है, ये समझ में आ गया होगा। अब हम लोग देखते हैं कि नन मेटल क्या होता है। अब जैसे समझिएगा कि नन मेटल हमको देखना है कि नन मेटल कैसे बिहेव करता है। तो देखिए, मान लीजिए हम क्लोरीन का एग्जांपल लेते हैं। क्लोरीन का अगर एग्जांपल लेते हैं तो कैसे काम करता है कि क्लोरीन का एटॉमिक जो नंबर होता है वो कितना होता है 17 होता है। अगर 17 होता है तो इसका जो इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन होगा वो कैसे होगा 2, 8 और 7 होगा। अब देखिएगा ध्यान से, या तो ये चाहे तो 7 इलेक्ट्रॉन दे सकता है किसी को, और क्या बना सकता है, ये अगर देता है तो क्या बन जाएगा 2-8 बन जाएगा, ठीक है। या फिर किसी 1 इलेक्ट्रॉन किसी से ले सकता है, या 7 इलेक्ट्रॉन ये किसी को दे सकता है और 1 इलेक्ट्रॉन किसी से ले सकता है। अगर 1 इलेक्ट्रॉन लेता है तो क्या हो जाएगा, ये ऐसा समझ लिए कि ये 2, 8 और ये 8 हो जाएगा। अब देखिएगा कि 1 इलेक्ट्रॉन इसके लिए लेना काफी आसान है, क्योंकि अगर 1 इलेक्ट्रॉन लेता है तो प्रोटॉन उसको संभाल सकता है, यानी कि 17 प्रोटॉन मिलके 18 इलेक्ट्रॉन को संभाल सकता है, कोई बड़ी बात नहीं है। लेकिन अगर इस पे अगर क्या हो सकता है कि अगर 7 इलेक्ट्रॉन लोग लूज करता है तो इसके लिए बहुत कठिनाई हो जाएगा, क्योंकि उस कंडीशन में प्रोटॉन का स्ट्रेंथ बहुत ज्यादा हो जाता है, ठीक है ना। और अलग अलग कंडीशन होता है कि 7 इलेक्ट्रॉन क्यों नहीं लूज कर सकता है, ये आपको क्लास 11th में पढ़ने के लिए मिलेगा। फिलहाल हम आपको ये बोल सकते हैं कि ये 7 इलेक्ट्रॉन लूज नहीं कर सकता। ये कितना कर सकता है, 1 इलेक्ट्रॉन आसानी से गेन कर सकता है। जब 1 इलेक्ट्रॉन गेन करेगा तो इस पर क्या आएगा, निगेटिव चार्ज आएगा। कैसे निगेटिव चार्ज आएगा, देखिएगा ध्यान से। जैसे मान लीजिए कि क्लोरीन के पास शुरू में प्रोटॉन कितना है 17, ठीक है, इलेक्ट्रॉन इसके पास कितना है 17, यानी कि दोनों के क्या है न्यूट्रल स्टेट में है। अब समझिएगा अगर 1 इलेक्ट्रॉन क्या करता है गेन करता है तो इसका जो निगेटिव चार्ज था उस पर क्या हो जाएगा, वो 18 हो जाएगा, यानी कि जो निगेटिव वैल्यू है वो क्या होगा 1 से बढ़ गया है। जब बढ़ गया है तो इस पर कौन सा चार्ज आ जाएगा, निगेटिव चार्ज आएगा। तो Cl क्या हो जाएगा, Cl निगेटिव बना देगा। आ गया समझ में, ठीक है। अब समझिएगा कि कोई भी एलिमेंट जो कि अपना इलेक्ट्रॉन मतलब किसी का इलेक्ट्रॉन गेन करके अपने ऊपर क्या करता है, इलेक्ट्रॉन जब गेन करता है तो उसके ऊपर कौन सा चार्ज आता है, निगेटिव चार्ज आता है। और इसी निगेटिव चार्ज वाले एलिमेंट को हम लोग क्या बोलते हैं, नन मेटल कंसिडर करते हैं। आई होप कि मेटल और नन मेटल अच्छे से समझ में आ गया होगा, ठीक है। मेटलाइड का भी एक बार केस देख लेते हैं कि मेटलाइड क्या होता है। चलिए आपको मेटलाइड वाला बताते हैं एक चीज। मेटलाइड आपको बता देते हैं कि क्या होता है मेटलॉइड। अब समझिएगा कि मेटलॉइड क्या होता है। मान लीजिए कि कुछ ऐसे कंपाउंड है, क्या है, कुछ ऐसे कंपाउंड है जो कि क्या कर सकता है, जैसे मान लीजिए कि 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 और 8। अब देखिएगा अगर किसी के वैलेंस इलेक्ट्रॉन 1, 2, 3 हो तो इलेक्ट्रॉन क्या कर सकता है, लूज कर सकता है। जो वो लूज करेगा तो कौन सा प्रॉपर्टी शो करेगा, मेटालिक प्रॉपर्टी शो करेगा, यानी मेटल वो होगा, ठीक है। और अगर 5, 6, 7 रहे तो क्या होता है, ये नन मेटल होता है, यानी क्या कर सकता है, ये इलेक्ट्रॉन गेन कर सकता है। क्या कर सकता है, गेन करेगा। जब गेन करेगा तो कौन सा चार्ज आएगा, निगेटिव चार्ज आएगा, और जब लूज करेगा तो कौन सा चार्ज आएगा, पॉजिटिव चार्ज आएगा, ठीक है। तो अगर 5, 6, 7 रहे तो क्या हो जाएगा, ये नन मेटल होगा। अब समझिएगा 4 वाला क्या होता है और 8 वाला क्या होता है, इसको समझिएगा। 8 वाला अगर किसी के पास रहे तो इसको इलेक्ट्रॉन किसी से लेने का जरूरत नहीं है, ना लेने का जरूरत है, ना इसको किसी को देने का जरूरत है। तो ना लेने देने का जरूरत है तो ये क्या हो जाएगा, इसको हम लोग बोलते हैं नोबल एलिमेंट बोलते हैं। क्या उसके बोलते हैं, नोबल एलिमेंट बोलते हैं, या फिर इसको हम लोग क्या बोलते हैं, इसको हम लोग बोलते हैं इनर्ट एलिमेंट बोलते हैं। क्या बोलते हैं, इनर्ट एलिमेंट। ज्यादातर ये गैस ही होता है तो इसको हम लोग इनर्ट गैस भी बोलते हैं, ठीक है।
आई होप ये समझ में आया होगा। अब चौथा वाला केस देखते हैं कि चौथा वाला क्या होता है कि इसके पास दो केस है, ठीक है ना। या तो ये 4 इलेक्ट्रॉन किसी से ले ले और 8 बना दे, या 4 इलेक्ट्रॉन किसी को दे दे और क्या बना ले, पिछला वाला 8 बना ले, ठीक है। तो इस कंडीशन में क्या करता है, ना तो किसी को देता है और ना किसी से लेता है, ये क्या करता है, म्यूचुअल बॉन्डिंग करता है, यानी क्या बनता है, कोवेलेंट का फॉर्मेशन करता है, ठीक है, कोवेलेंट बॉन्ड का फॉर्मेशन करता है। यानी क्या करता है, किसी के साथ अपना 4 इलेक्ट्रॉन शेयर करता है। जैसे मान लीजिए कि कार्बन का केस लेते हैं, तो कार्बन के पास क्या होता है, 4 इलेक्ट्रॉन होता है। तो एक एक इलेक्ट्रॉन अलग अलग एलिमेंट के साथ क्या करता है, शेयर करता है, और शेयर करता है तो ये कौन सा बॉन्ड बनाता है, कोवेलेंट बॉन्ड बनाता है। आप इस कोवेलेंसी को और इस कोवेलेंट बॉन्ड को डिटेल में कार्बन एंड कंपाउंड में जाके देख सकते हैं। उसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, कार्बन कंपाउंड वाले में। पार्ट 1 में आप देख लीजिएगा कि कोवेलेंसी क्या होता है, कोवेलेंट कैसे बॉन्ड बनता है, और ये इसका रूल क्या है, ठीक है। ऐसे केस वाले को हम लोग जनरली क्या बोलते हैं, मेटलॉइड बोलते हैं। आई होप आपको समझ में आ गया होगा, ठीक है। मेटल, नॉन मेटल, मेटलॉइड, ये सब चीज़ आपको समझ में आ गया होगा, ठीक है। आगे देखते हैं कि फिजिकल प्रॉपर्टी क्या होता है मेटल का। कि मान लेते हैं कि इलेक्ट्रॉन अगर लूज कर रहा है और अपने ऊपर पॉजिटिव चार्ज बना रहा है, तो मान लीजिए कि ये बना रहा है मेटल, ठीक है। पर बार बार तो इलेक्ट्रॉन लूज करवा के नहीं ना देखेंगे कि कौन मेटल है कि नहीं मेटल है। तो इसका हम लोग क्या देखते हैं, फिजिकल प्रॉपर्टी देखते हैं, जनरल फिजिकल प्रॉपर्टी देखते हैं, जिससे हम लोग पता लगाते हैं कि जो सब्सटेंस जो हमको दिया गया है, वो एलिमेंट जो दिया गया है वो मेटल है या नॉन मेटल है, उसको पता करते हैं, ठीक है। तो सबसे पहले तो समझिएगा कि जनरली हम बता रहे हैं, कुछ एक्सेप्शन हो सकता है, ठीक है। जनरली जो मेटल होता है वो कैसा होता है, हार्ड होता है। कैसा होता है, हार्ड होता है, यानी समझ लीजिए वो काफी ज्यादा सख्त होता है, ठीक है। इसका एक्सेप्शन क्या है, सोडियम है। सोडियम को हम लोग क्या कर सकते हैं, नाइफ से काट सकते हैं, ठीक है। सोडियम और पोटेशियम को दोनों को हम लोग क्या कर सकते हैं, नाइफ से काट सकते हैं। तो इसका एक एक्सेप्शन है कि जनरली जो मेटल होता है वो काफी हार्ड होता है, लेकिन सोडियम उसका क्या एक्सेप्शन है, जिसको हम लोग नाइफ से कट कर सकते हैं, ठीक है। आगे समझ में। मेलिएबल देखिएगा, मेलिएबल का मतलब समझिएगा पहले कि वो क्या होता है कि उसको हम लोग क्या कर सकते हैं कि उसको हम लोग सीट में हम लोग बीट कर सकते हैं। सिंपली समझिए तो कैसा समझिएगा कि मान लीजिए कि कोई ये मेटल का ये पार्ट है, क्या है, मेटल है ये। तो इसको अगर हम लोग हैमर से पीटेंगे तो किस में कन्वर्ट हो जाएगा, एक पतला सीट में कन्वर्ट हो जाएगा। उसको हम लोग क्या बोलते हैं, मेलिएबल बोलते हैं, ठीक है। एक और प्रॉपर्टी है जिसको हम लोग क्या बोलते हैं, डक्टाइल प्रॉपर्टी बोलते हैं। क्या बोलते हैं, डक्टाइल प्रॉपर्टी। यानी क्या होता है कि मान लीजिए कोई एलिमेंट है, ये क्या है, एलिमेंट है, ठीक है, और इसको हम लोग क्या कर सकते हैं कि खींच के एक पतले वायर में कन्वर्ट कर सकते हैं, ठीक है। आगे समझ में। जैसे मान लीजिए कि अगर ये कॉपर का रड रहता तो इसको हम लोग क्या कर सकते हैं, इसको खींच के एक पतले से कॉपर के तार में कन्वर्ट कर सकते थे। तो इसकी ये प्रॉपर्टी किसका है, मेटल का है, ठीक है। साथ ही साथ क्या होता है, इसका लस्ट्रस प्रॉपर्टी होता है। क्या होता है, लस्ट्रस प्रॉपर्टी होता है, यानी क्या होता है, शाइनी अपीयरेंस होता है। क्या होता है, शाइनी अपीयरेंस। आपका जो मेटल्स होता है वो क्या होता है, चमकीला होता है, हल्का चमकता है, शाइनी अपीयरेंस होता है। इसको हम लोग क्या बोलते हैं, लस्ट्रस बोलते हैं, ठीक है। आगे समझिएगा। साथ ही साथ क्या होता है, हार्ड होने के कारण और ये अलग प्रॉपर्टी शो करने के कारण क्या होता है, इसका मेल्टिंग पॉइंट हाई होता है। साथ ही साथ इसका बॉइलिंग पॉइंट भी क्या होता है, काफी ज्यादा हाई होता है, ठीक है। तो जनरली मेल्टिंग पॉइंट ऑफ मेटल और जो बॉइलिंग पॉइंट ऑफ मेटल है वो क्या है, हार्ड होता है। इसका एक्सेप्शन क्या है, मरकरी है। इसका एक्सेप्शन क्या है, मरकरी है। जो मरकरी होता है वो रूम टेम्परेचर पे क्या होता है, लिक्विड स्टेट में होता है। इसका मतलब कि उसका जो मेल्टिंग पॉइंट है मरकरी का वो क्या है, लो है। क्या है, लो है। उसका मतलब क्या हो गया कि जो मरकरी है उसका मेल्टिंग पॉइंट क्या है, लेस है, लो है। आगे समझ में, क्योंकि रूम टेम्परेचर पर कैसा रहता है, लिक्विड स्टेट में रहता है, ठीक है। आगे समझ में। आगे साथ ही साथ इसका बॉइलिंग पॉइंट क्या होता है, काफी ज्यादा हाई होता है। तो ये सब प्रॉपर्टी वो किसका है, मेटल का प्रॉपर्टी है, ठीक है। आई होप ये चीज समझ में आ गया होगा। अब हम लोग देखते हैं केमिकल प्रॉपर्टी ऑफ मेटल, ठीक है, कि अगर मेटल का क्या केमिकल प्रॉपर्टी क्या क्या होता है उसके विषय में देखेंगे। पहले तो समझिए कि मेटल है, मान लीजिए कि कोई मेटल, इधर इरेज कर देते हैं फिर इसको आपको समझाएंगे, ठीक है। देखिए इधर अगर कोई मेटल है, मान लीजिए कोई एक्स मेटल है, और उसको हम लोग ऑक्सीजन के साथ क्या करवाते हैं, रिएक्ट करवाते हैं, तो क्या बनाएगा वो, मेटल ऑक्साइड बनेगा। क्या बनाएगा वो, मेटल ऑक्साइड बनेगा। जैसे एक एग्जांपल लेके आपको बताते हैं कि जैसे देखिए Na हम मेटल लेते हैं, ठीक है, प्लस हम O2 लेते हैं, ठीक है ना। तो ये जो बनेगा, जो ऑक्साइड बनेगा, मेटल ऑक्साइड बनेगा, उसका नाम क्या होगा, N2O बनेगा, ठीक है। आई होप कि समझ में आ गया होगा। अब ये जो रिएक्शन है कैसे करवाते हैं, इसको आप एक बार सिखा देते हैं, आपको समझ में आ जाएगा कि ये रिएक्शन कैसे किया है, ठीक है। देखिए मान लीजिए ये सोडियम को हम ऑक्सीजन के साथ क्या करवा रहे हैं, रिएक्ट करवा रहे हैं, ठीक है। वैसे देखिएगा
कि सोडियम का एटॉमिक नंबर होता है 11 और इसको हम लोग कन्फिग्रेट करते हैं तो 281, यानी इसका वैलेंसी कितना होता है, 1 होता है, तो हम 1 यहाँ पे लिख देते हैं। ठीक है, अब देखिएगा ऑक्सीजन को देखते हैं, तो ऑक्सीजन का जब देखते हैं यहाँ पे, तो ऑक्सीजन का जो एटॉमिक नंबर होता है वो कितना होता है, 8 होता है। ठीक है, तो अगर 8 होता है तो इसको क्या कर सकते हैं हम लोग, 2 और 6 ऐसे लिख सकते हैं, यानी कि ये क्या कर सकता है, 2 इलेक्ट्रॉन किसी से ले सकता है। जब 2 इलेक्ट्रॉन ले सकता है तो इसको हम लोग क्या लिखते हैं, -2 लिखते हैं। ठीक है, आगे समझ में, इसका वैलेंसी कितना है, -2 है। अगर वैलेंसी 2 है, आप पहले इसका वैलेंसी लिखिए, फिर इसका वैलेंसी लिखिए, फिर क्रॉस मल्टीप्लीकेशन कर दीजिए। क्या कीजिए, क्रॉस मल्टीप्लाई कर दीजिए। जब क्रॉस मल्टीप्लाई कीजिएगा तो इसका वैलेंसी इसके साथ अटैच हो जाएगा और इसका वैलेंसी इसके साथ अटैच हो जाएगा, यानी कि आप ऐसे लिख सकते हो N2O1 लिख सकते हो। ये आपका क्या हो गया, मेटल ऑक्साइड हो गया। आगे होप कि समझ में आ गया होगा कि अगर हम लोग मेटल को ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करवाते हैं तो क्या बनता है, मेटल ऑक्साइड बनता है। ठीक है, समझ में आ गया, आगे समझिएगा। उसके साथ साथ हम लोग क्या देखते हैं कि अगर हम लोग मेटल को वाटर के साथ रिएक्ट करवाते हैं, यानी H2O के साथ रिएक्ट करवाते हैं, तो क्या बनता है, वो मेटल हाइड्रोक्साइड बनता है। क्या बनता है, मेटल हाइड्रोक्साइड बनता है। जैसे देखिएगा, जैसे समझिएगा, मान लीजिए कि कोई मेटल है, क्या है, मेटल है, ऐसे मान लीजिए N है, मेटल इसको लिए हैं, और वाटर है, हम क्या क्या मिक्स किए, वाटर मिक्स किए। ठीक है, तो अब जो एक बनाएगा वो क्या बनाएगा, NaOH बनाएगा। ठीक है, प्लस क्या होगा, ये H2 निकलेगा। क्या होगा, H2 निकलेगा, यानी कि अगर हम लोग मेटल को वाटर के साथ रिएक्ट करवाएंगे तो क्या बनाएगा, मेटल हाइड्रोक्साइड बोलेंगे। ठीक है, ये मेटल हो गया और ये हाइड्रोक्साइड वाला पार्ट हो गया। ठीक है, और ये साथ ही साथ बाहर क्या निकलता है, H2 निकलता है, जो कि क्या होता है, गैस होता है। ठीक है, आगे समझ में, ठीक। अब देखिएगा, आगे देखिएगा, अगर हम लोग क्या करते हैं मेटल ऑक्साइड को, जैसे मान लीजिए अब ये मेटल ऑक्साइड बना है, जैसे इससे पहले क्या बन रहा था, जैसे कैल्शियम। देखिए, अगर हम लोग क्या करते हैं, कैल्शियम को O2 के साथ रिएक्ट करवाते हैं, ये पहला वाला रिएक्शन यहाँ पे देखिएगा। अगर हम लोग कैल्शियम क्या है, मेटल है, और इसके साथ क्या करवा रहे हैं, रिएक्ट करवा रहे हैं ऑक्सीजन का, तो क्या बनेगा, CaO बनेगा। बताया था आपको कि कैसे बनेगा, इसका जो वैलेंसी होता है 2 होता है, इसका वैलेंसी कितना है, 2 होता है, क्रॉस मल्टीप्लाई करेगा, दोनों का वैलेंसी क्या हो जाएगा, यानी कि Ca2O2 हो जाएगा, और इसको सिंपली फॉर्म में क्या लिख सकते हैं, CaO लिख सकते हैं। ठीक है, अगर हम मेटल ऑक्साइड को क्या करते हैं, मेटल ऑक्साइड को वाटर के साथ रिएक्ट करवाते हैं, यानी कि आप देख लीजिएगा यहाँ पे, एक सेकंड इसको इरेज करने दीजिए। अगर हम मेटल ऑक्साइड को CaO प्लस H2O को किससे रिएक्ट करवाते हैं, अगर हम करवाते हैं इसको वाटर के साथ रिएक्ट करवाते हैं, ये मेटल ऑक्साइड है, ये क्या है, मेटल ऑक्साइड है, यानी इसको कह सकते हो ये कैल्शियम है और ये क्या है, ऑक्साइड है, इसको हम लोग कैल्शियम ऑक्साइड भी कह सकते हो। क्या कह सकते हो, कैल्शियम ऑक्साइड। अगर मेटल ऑक्साइड को वाटर के साथ रिएक्ट करवाते हैं तो क्या बनता है, मेटल हाइड्रोक्साइड बनता है। जैसे देखिए, तो इस कंडीशन में क्या होता है कि CaOH ये एक हाइड्रोक्साइड बनता है। आई होप कि समझ में आ गया होगा। ठीक है, अब समझिएगा, कोई भी मेटल है, मान लीजिए कि कोई मेटल है, ठीक है, अगर कोई मेटल है उसका हम रिएक्ट किससे करवा रहे हैं, डाइल्यूट H2SO4 से करवा रहे हैं, और ये डाइल्यूट H2SO4 क्या होता है, सल्फ्यूरिक एसिड होता है। आई होप कि समझ में आ गया होगा, काफ़ी ये स्ट्रॉन्ग एसिड होता है। तो मान लीजिए कि कोई मेटल है, जैसे मान लीजिए Fe लिए हैं, ठीक है, क्या किए हैं, Fe लिए हैं, और अगर Fe लिए हैं और इसको हम रिएक्ट किससे करवा रहे हैं, डाइल्यूट H2SO4 से करवा रहे हैं। ठीक है, तो अब ये जो बनेगा सब्सटेंस बनेगा, ये जो कंपाउंड बनेगा वो क्या रहेगा, मेटल, जो मेटल साल्ट बनेगा, क्या बनेगा, सॉल्ट बनाएगा, और क्या बनाएगा, H2 रिलीज करेगा। आ गया समझ में। जैसे मान लीजिए ये जो सॉल्ट है इसको हम लोग क्या कर सकते हैं, FeSO4 कह सकते हैं और प्लस H2O कहेंगे। ठीक है, और ये क्या है, मेटल सॉल्ट है, और ये क्या है, H2 गैस बाहर रिलीज हुआ है, क्या हुआ है, बाहर रिलीज हुआ है, जो रिएक्शन से बाहर निकल जाएगा। ठीक है, आई होप ये चीज़ समझ में आ गया होगा कि अगर मेटल को ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करवाते हैं तो मेटल ऑक्साइड बनेगा। ठीक है, मेटल को वाटर के साथ रिएक्ट करवाते हैं तो मेटल हाइड्रोक्साइड बनेगा, प्लस H2 क्या करेगा, बाहर निकलेगा। ठीक है, उसी तरह से अगर मेटल ऑक्साइड को वाटर के साथ रिएक्ट करवाते हैं तो मेटल हाइड्रोक्साइड बनाएगा, और मेटल को डाइल्यूट एसिड से करवाते हैं तो क्या बनाएगा, वो सॉल्ट बनाएगा, और क्या बनाएगा, H2 बाहर निकलेगा। ठीक है, आई होप ये चीज़ समझ में आ गया होगा। ठीक है, आगे देखते हैं। अब आगे हम लोग देखते हैं कि जैसे आपको बताया कि अगर हम मेटल को किसी डाइल्यूट एसिड के साथ क्या करवाते हैं, रिएक्ट करवाते हैं, तो क्या बनता है, सॉल्ट बनता है, और क्या बनता है, H2 बनता है। ठीक है, ध्यान से सुनेगा, अगर हम लोग किसी मेटल को डाइल्यूट एसिड के साथ, डाइल्यूट मतलब ऐसा एसिड जिसमें कि वाटर का जो अमाउंट है वो क्या है, ज़्यादा है। ठीक है, अगर जैसे मान लीजिए कि कोई एक ग्लास
चीनी है और उसका शरबत है, ठीक है। तो अगर वाटर का अमाउंट हम बहुत ज़्यादा रखते हैं तो उसको डाइल्यूट बोलते हैं, और वाटर का अमाउंट एकदम कम रखते हैं, गाढ़ा बनाते हैं, एकदम थिक बनाते हैं, तो उसको क्या बोलते हैं, कंसनट्रेटेड बोलते हैं, ठीक है। तो अगर हम किसी मेटल को डाइल्यूट एसिड के साथ क्या करवाते हैं, रिएक्ट करवाते हैं, तो क्या बनता है, वो मेटल का सॉल्ट बनता है और क्या बनता है, H2 गैस का प्रोडक्शन होता है। लेकिन यहाँ पे एक चीज अलग है, बताते हैं क्या अलग है। अगर हम लोग किसी मेटल को, ठीक है, अगर किसी मेटल को हम क्या करते हैं, डाइल्यूट नाइट्रिक एसिड के साथ रिएक्ट करवाते हैं, तो उस कंडीशन में क्या होता है कि H2 इवॉल्व नहीं होता है। जैसे सिंपली अगर हम, जैसे मान लीजिए यहाँ पे डाइल्यूट H2SO4 लेते हैं, क्या लिखते हैं, डाइल्यूट H2SO4 लेते हैं, यानी कि डाइल्यूट सल्फ्यूरिक एसिड लेते हैं, तो इस कंडीशन में जो मेटल रहेगा उसका सॉल्ट बनेगा, ठीक है। जैसे मान लीजिए कोई दूसरा मेटल है कोई, तो उसका क्या बनेगा, सॉल्ट बनेगा, और साथ में क्या निकलेगा, हाइड्रोजन गैस निकलेगा। लेकिन अगर यहाँ पे हम क्या करते हैं, डाइल्यूट HNO3 लगते हैं, यानी कि डाइल्यूट नाइट्रिक एसिड रखते हैं, तो उस कंडीशन में क्या होगा कि H2 गैस प्रोड्यूस नहीं होगा। क्या प्रोड्यूस होगा, वाटर प्रोड्यूस होगा। बताते हैं कैसे। वाटर इसलिए प्रोड्यूस होगा क्योंकि जब ये रिएक्ट करके हाइड्रोजन गैस निकालना चाहेगा, तो क्या होता है कि ये जो नाइट्रिक एसिड होता है वो बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट होता है। क्या होता है, स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट होता है, और उस इसी स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, इसे ऑक्सीडाइजिंग पावर के कारण क्या होता है कि जो ऑक्सीजन जो इसका जो होता है HNO3 का ऑक्सीजन क्या होता है, वो इवॉल्व वाटर के साथ क्या करता है, जाके मिक्स कर जाता है और क्या बना जाता है, ये सॉरी एक सेकंड, हम ये बोल रहे हैं कि जो नाइट्रिक एसिड होता है वो क्या होता है, बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट होता है, ठीक है। तो जब इस रिएक्शन में H2 जैसे ही निकलता है, उसी के साथ क्या करता है, नाइट्रिक एसिड का जो ऑक्सीजन होता है उसके साथ क्या करता है, जाके रिएक्शन कर जाता है और क्या बना देता है, वाटर बना देता है। जैसे मान लीजिए कि Mg को हम लोग डाइल्यूट HNO3 के साथ रिएक्ट करवाते हैं, तो इस कंडीशन में क्या होगा कि जब H2 निकलने का कोशिश करेगा, वैसा ही ऑक्सीजन जाके क्या करेगा, उसके साथ रिएक्ट कर लेगा और क्या बनेगा, मेटल सॉल्ट तो बनेगा। जैसे ऊपर मेटल सॉल्ट बन रहा था, इसमें भी मेटल सॉल्ट बनेगा, पर इसमें अलग क्या है कि अगर नाइट्रिक एसिड रहता है तो वहां पे क्या होता है कि H2 ना निकल के क्या निकल जाता है, वाटर निकल जाता है। ये काफी इंपॉर्टेंट है, आप इसको इंपॉर्टेंट मार्क कर लीजिएगा। चलिए इसको हम इंपॉर्टेंट बता देते हैं, ठीक है, कि अगर बाकी सारा एसिड डाइल्यूट में रहा तो मेटल के साथ मेटल सॉल्ट बनाएगा और क्या निकालेगा, H2 निकालेगा। लेकिन अगर नाइट्रिक एसिड रहा तो क्या निकालेगा, वाटर प्लस H2O निकाल, सॉरी मेटल सॉल्ट प्लस वाटर निकालेगा। आई होप ये समझ में आ गया होगा। एक सेकंड, ये लिक्विड है, ठीक है। अब देखिएगा अम्फोटेरिक ऑक्साइड क्या होता है, जैसे समझिएगा कि कुछ कुछ एलिमेंट होता है, जैसे क्या होता है कि कुछ कुछ एलिमेंट होता है वो क्या करता है कि मेटल ऑक्साइड जो होता है ना, जैसे कुछ एलिमेंट का मेटल ऑक्साइड, जैसे कि सोडियम का मेटल ऑक्साइड है, अल्युमिनियम का मेटल ऑक्साइड है, मैग्नीशियम का मेटल ऑक्साइड है, वो क्या करता है कि एसिड के साथ तो रिएक्ट करता ही करता है। जैसे कि बताया कि इससे पहले जो कुछ देर पहले जो स्लाइड था उसमें ये बताया था आपको कि जो मेटल ऑक्साइड है वो क्या करता है, क्या करता है, वो जाके एसिड के साथ रिएक्ट करता है, ठीक है। तो ये जो कुछ कुछ जो मेटल ऑक्साइड होता है वो एसिड के साथ तो रिएक्ट करता ही करता है, वो साथ ही साथ वो किसके साथ रिएक्ट करता है, वो किसी बेस के साथ भी रिएक्ट करता है। जैसे मान लीजिए ये NaOH है, वो क्या है, बेस है, और ये क्या है, HCl क्या है, एसिड है, ठीक है, समझ में आया। तो जब Al2O3 क्या करेगा, किसी एसिड के साथ रिएक्ट करेगा तो क्या बनाएगा, वो मेटल सॉल्ट बनाएगा, ठीक है। और किसी बेस के साथ बनाएगा तो क्या बनेगा, वो मेटल सॉल्ट बनेगा। लेकिन ये जो मेटल ऑक्साइड है दोनों के साथ जब रिएक्ट करेगा, यानी एसिड के साथ भी रिएक्ट करेगा और बेस के साथ भी रिएक्ट करेगा, ठीक है, तो ऐसे कंडीशन को हम लोग क्या बोलते हैं, एम्फोटेरिक बोलते हैं। यानी एक ऐसा मेटल ऑक्साइड जो कि एसिड के साथ भी रिएक्ट कर रहा है और बेस के साथ भी रिएक्ट कर रहा है, इसको हम लोग क्या बोलते हैं, एम्फोटेरिक बोलते हैं। आई होप कि समझ में आ गया होगा। अब बताते हैं आपको कि ये स्टीम है। देखिए मेटल को अगर हम लोग अलग अलग के साथ रिएक्ट करवाते हैं, मान लीजिए कि वाटर के हम मेटल को क्या कर रहे हैं, वाटर के साथ रिएक्ट करवा रहे हैं, क्या कर रहे हैं, मेटल को हम लोग वाटर के साथ रिएक्ट करवा रहे हैं। तो कौन कौन सा कंडीशन चाहिए ताकि क्या कर सके, मेटल है जो वाटर के साथ रिएक्ट कर सके, ठीक है। तो अगर हम लोग Na मतलब कि सोडियम, पोटेशियम और कैल्शियम रखते हैं तो उस कंडीशन में क्या होता है कि ये कोल्ड वाटर के साथ भी रिएक्ट आराम से कर लेता है, क्योंकि ये तीनों क्या है, काफी ज्यादा रिएक्टिव होता है। तो रिएक्टिव होने के कारण क्या होता है कि किसी ठंडे पानी के साथ भी आसानी से रिएक्ट कर लेता है, ठीक है। लेकिन अगर Al यानी अल्युमिनियम या फेरस और ये जो
जिंक का बात करते हैं तो ये तीनों क्या करता है, ये आपस में ये जो रिएक्ट करता है वाटर के साथ, वो जब रिएक्ट करता है तो किसके साथ करेगा, सिर्फ और सिर्फ स्टीम के साथ रिएक्ट करेगा। ना तो ये कोल्ड वाटर के साथ रिएक्ट करेगा और ना तो ये हॉट वाटर के साथ रिएक्ट करेगा। ये जब भी रिएक्ट करेगा किसके साथ रिएक्ट करेगा, किसी स्टीम के साथ रिएक्ट करेगा। आई होप कि ये समझ में आ गया होगा। उसी तरह से अगर हम लोग मैग्नीशियम को देखते हैं तो मैग्नीशियम क्या स्टीम के साथ रिएक्ट करता है, ठीक है, और ये क्या करता है, कोल्ड वाटर के साथ रिएक्ट नहीं करता। ये किसके साथ रिएक्ट करता है, हॉट वाटर के साथ रिएक्ट करता है, ठीक है। आगे देखिएगा, ये जो मेटल है जैसे पीवी हो गया, कॉपर हो गया, ऑरम हो गया, अर्जेंटिनियम हो गया, यानी जो सिल्वर गोल्ड, ये प्लम्बम है, ये क्या है, प्लम्बम है, यानी कि जो कॉपर, ये प्लम्बम, ऑरम, ये और अर्जेंटिनम है, ये सब क्या करता है, वाटर के साथ रिएक्ट नहीं करता। आई होप ये समझ में आ गया होगा, ठीक है। अब देखिएगा ये जो एक्वा रिजिया है इसको हम लोग अगले क्लास में डिस्कस करेंगे, यानी जब इसका पार्ट आएगा तो क्या होगा, इसको हम लोग डिस्कस करेंगे, ताकि ये जो लेक्चर है वो 30 मिनट्स के आसपास का ही रहे, ठीक है। इसको हम लोग अगले लेक्चर में यानी कि पार्ट 2 में इसको अच्छे से डिस्कस करेंगे, ठीक है। आई होप कि ये समझ में आ गया होगा आज का लेक्चर। जो पार्ट 1 है मेटल और नॉन मेटल का, ये आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा। आज के लिए बस इतना ही, चलिए, थैंक यू।